Hello students, I hope you all are very well and doing your work very well. तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था हमारा कि हमें कभी कभी एटॉमिक मास हमें एवरेज लेना पड़ता है। ये मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया था, दोबारा बता देता हूँ इसको कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है हम कब लेते हैं, किस केस में हमें एवरेज लेना पड़ता है। तो उस केस में हमें एवरेज लेना पड़ता है जब हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। अगर कोई एलिमेंट आइसोटोप्स मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो जिसका एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो हम यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे हमने बात करी थी कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या है, लेकिन जो कार्बन में जैसे हम कहीं में कार्बन मिलेगा तो उसमें से इतना क्या रहेगा, हमारा कार्बन 12 फॉर्म में रहेगा, इतना परसेंट उसका किस में रहेगा, कार्बन 13 फॉर्म में रहेगा, इतना परसेंट उसके किस में रहेगा, कार्बन 14 की परसेंटेज में रहेगा। तो अब फिर कौन सा मास लिया जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास। कार्बन 12 का इतना होता है, कार्बन 13 का इतना होता है, कार्बन 14 का इतना होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि उसकी रिलेटिव अबाउंडेंस कितनी है, उसकी अबाउंडेंस कितनी है इनटू में उसका एटॉमिक मास। ऐसा सभी का करना पड़ता है हमें। एक बार इसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन एटम तो 3 है, इसके एक है 12, तो उसकी अबाउंडेंस कितनी है, अगर परसेंटेज में लिखे तो इतनी है 98.892। ये उसका मास आ गया, एक का हो गया, प्लस दूसरे वाले का उसकी अबाउंडेंस और उसका मास ये कर दिया। ऐसे तीसरे वाले की उसकी अबाउंडेंस और उसका मास। अब सभी में परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमने इसको जो डिवाइड कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो निकल के आता है हमारे पास, वो निकल के आता है 12.011। इस तरीके से हमारे पास निकल गया। तो ये एवरेज लेना पड़ता है, ये एक्चुअल में यूज़ करते हैं हम जो कार्बन का होता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 12 यूज़ करते हैं, लेकिन होता कितना है हमारा 12.011। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी आइसोटोप्स के लिए। जैसे ऑक्सीजन है उसके भी आइसोटोप्स होते हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो इनके सभी के हमारे आइसोटोप्स होते हैं। तो इनका जो मास लिया जाता है वो हमारा एवरेज लिया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है इन केस ऑफ द आइसोटोप्स जब हमारा एलिमेंट्स को करता है। नाउ द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जो एक मॉलिक्यूल होता है सब्सटेंस का, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स होते हैं, तो उसका जो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का मास अगर हम ऐड करते हैं, इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब का मास को अगर हम सम कर दें तो उसके क्या निकल के आ जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। जैसे CH4 है, इसका एक मॉलिक्यूल CH4 होता है मीथेन का, तो इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक तो कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन। और एक का कितना होता है 4, मतलब ये हमारे पास एक का 1 होता है, तो 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका 12 हो गया, 4 इंटू 1 तो कितना निकल के आ गया हमारा 16 यूनिफाइड मास और AMU। ऐसे ही वाटर है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो एटॉमिक 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो गया हमारे पास 18। तो इस तरीके से करके हम किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। नाउ द फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते कंपाउंड्स के अंदर। जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनके अंदर आयंस होते हैं। सारे आयंस अलग अलग होते हैं, कैटायन अलग होता है, एनायन अलग होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स में फिर हम कैसे करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल तो होते नहीं, फिर हम क्या करते हैं उसके फॉर्मूला के हिसाब से उसका मास लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, नेगेटिव को सराउंड करता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को सराउंड करता है नेगेटिव। तो फिर उसमें जो फॉर्मूला होता है आयनिक कंपाउंड का, तो उसके इसमें क्या लेना पड़ता है हमें, जो फॉर्मूले के हिसाब से उसका मास निकालना पड़ता है। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो NaCl में एक Na है एक Cl है, तो दोनों का मास हमने ऐड कर लिया। इस तरीके से निकल के आ जाता है हमारा फॉर्मूला मास। तो आयनिक कंपाउंड्स में जनरली हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। वैसे वो बराबर हमारा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है एक तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल नहीं होते उसमें, इसलिए इसको नाम देते हैं फॉर्मूला मास। नाउ द मोल कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मोल कंसेप्ट। तो जो मोल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये 7th बेसिक क्वांटिटी है हमारी SI यूनिट जो हमने पढ़ी थी, जो रिप्रेजेंट करती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप लेते हो उसे किस में मेजर करोगे, उसे आप मेजर करोगे मोल्स में। अच्छा, अब 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल की जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो ये है कि 1 मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर आप लोगे तो उसका 1 मोल कब बनेगा, तब आप उसके इतने एटम्स ले लोगे जितने एटम्स हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होंगे। अच्छा, अब हमें ये पता करना पड़ेगा 12 ग्राम कार्बन में कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एक एटम का वजन होता है वो होता है 1.992648 10⁻⁻23 ग्राम।
एक एटम का। अब 12 में कितने होंगे, तो 12 में निकालने के लिए हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो जो सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास 6.023, इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने 23, 10⁻23, प्लस की पावर हो जाएगी ना ऊपर जाके। तो इतने एटम्स होते हैं हमारे पास 52 ग्राम। इसका मतलब अगर हम इसके किसी भी सब्सटेंस के इतने एटम्स ले लें या इसके मॉलिक्यूल्स ले लें तो क्या हो जाएगा, उसका 1 मोल बन जाएगा। तो जो ये नंबर होता है, इस नंबर को हमने नाम दिया है एवोगाड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से। तो इसकी वैल्यू हम जनरली कितने लेंगे, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 10⁻23। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल लोगे, 1 मोल एलिमेंट लोगे तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे, 1 मोल सब्सटेंस लोगे तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमारा 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी चीज़ में उतने उसके पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों चाहे वो हमारे मॉलिक्यूल्स हों। ओके, नाउ द मोलर मास। अब मोलर मास की एक यूनिट और बनती है कि जो मोलर मास होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अगर आप किसी सब्सटेंस का 1 मोल लो तो उसका जो मास बनेगा उसको बोलते हैं उसका मोलर मास। ओके, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी फिर, ग्राम पर मोल, की 1 मोल में कितने ग्राम बन। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का क्या 18 होता है, तो 18 ग्राम पर मोल भी हम कह सकते हैं इसे। ये भी हमारी एक यूनिट होती है मोलिकुलर मास की। नाउ द परसेंटेज कंपोजिशन। अब किसी भी कंपाउंड, कोई कंपाउंड होता है उसके अंदर फॉर्म अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना मास होता है, अपना मास कंट्रीब्यूट करता है वो सब्सटेंस में। तो एक एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है उसके अंदर, सभी एलिमेंट की अगर हम परसेंटेज को बता दें तो उसकी पता चल जाती है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं हम, ये निकालते हैं कि वो एलिमेंट है जो उसका मास कितना है कंपाउंड के अंदर, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, और उसका मोलर मास कितना है कंपाउंड का, इंटू में 100। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ और क्लियरली, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इंटू 100 अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। एलिमेंट का मास अपॉन में पूरा कंपाउंड का मास। एग्जांपल समझते हैं, H2O। तो H2O है जो हमारे पास, उसका मोलर मास 18 होता है टोटल। इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन, एक का 1 होता है, 2 कितना हो गया 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी हम हाइड्रोजन की, कितनी निकल के आएगी हमारे पास 2/18 इंटू 100, सॉल्व करके आएगा 11.18। ऐसे ही ऑक्सीजन कितनी आएगी 16/18 इंटू 100, कितना निकल के आएगा हमारा 88.79। तो इस तरीके से इसके अंदर जो दोनों एलिमेंट हैं उनकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया। कितना निकाल लिया, हाइड्रोजन है 11.18 और हमारे पास ऑक्सीजन है 88.79%। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अब तक, और इसमें से आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है कि आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है आपको, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं। ओके, तो आप ज़रा ध्यान से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलते हैं उन सबको कीजिए। जो डाउट मिलता है आप मेरे को क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं मेरे को, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। ओके, अभी से आप अच्छे से मेहनत करो, तभी बेटा 11th हमारा बहुत बेसिक है। 11th अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपने अपना 12th का आधा काम कर लिया। तो आपको 11th बहुत अच्छे से करनी है। और तो एक्सरसाइज सॉल्व करो, डाउट जो भी आते हैं वो मेरे को पूछो। थैंक यू।